खत्म किया गया, एक गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड स्कूल को ही उड़ा दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। क्या इसके बारे में किसी ने कुछ पूछा है? वो स्कूल कहाँ गया? वो तो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड था, सिद्धार्था नर्सरी स्कूल, वो कहाँ गया? तो इस बारे में मैं पूछना चाह रही हूँ सरकार से कि आप इसके जो भी स्कूल के बारे में बातें में जो बोल रही हूँ उस पे आप थोड़ा सा दखलंदाजी कीजिए और पता कीजिए। वहां पे एक स्कूल था और उसमें जितने भी प्रीस्ट हैं वो पढ़ाते थे। एक सब्जेक्ट हमारा बुद्धिज्म के होता था तो वो पढ़ाते थे, बाकी नॉर्मल क्लासेस होते थे वो चलता था। उसे क्यों बंद किया गया? तो आप लोगों से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितने भी वहां पे बिल्डिंग्स बनी है, जितने भी अनऑथराइज बिल्डिंग बना है, वो सब स्टे होना चाहिए, क्योंकि 2017 में भी हमारे पास स्टे ऑर्डर था और 2012 में भी स्टे ऑर्डर था। उसके बाद भी अब मैं चाहती हूँ कि जितनी बिल्डिंगें अब बनी हुई है वो सब स्टे होना चाहिए जब तक कि हमारा ये प्रोग्राम और इनसे रिलेटेड इंक्वायरी ना हो जाए। तो प्लीज इनका बंद करना चाहिए। अभी कोई भी लीगल एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए, नई बिल्डिंग्स बनना नहीं चाहिए। और जितने पैसे हैं, मैं गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करती हूँ कि इतने सालों का 92 से जिस तरीके से उन्होंने 92 या 96 की बातें की हैं, उस सब का मिनट्स ऑफ मीटिंग का हिसाब किताब और उनके पेमेंट्स का हिसाब किताब होना चाहिए। जब तक ये हिसाब किताब नहीं होगा, नई बिल्डिंग ना बनेंगी। जो बन रही है वो भी अब कंप्लीट नहीं होनी चाहिए जब तक कि हमारा ये मुद्दा क्लियर नहीं हो जाता। और आप जो भी चाहे मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैंने अपने लास्ट इंटरव्यू में ये भी बात कही थी कि अगर फोंगीचों जैसे जगह में आग लग जाए, क्योंकि वहां 2 से 1 इंच की जगह नहीं छोड़ी गई है, इतने कंजेस्टेड बन गए, कोई उनका कोई ये नहीं था, कोई प्लान नहीं था, बिना प्लान के जितनी बिल्डिंग्स बनी है। तो मैंने ये भी कही थी कि कभी आग लग जाए तो कोई बंदा बचने का कोई सीन नहीं है, किसी का घर बचने का नहीं है। तो हाल ही में 2 दिन पहले अभी सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है कि वहां पे बहुत सारे पाइपलाइन बिछाया गया है। दो दिन पहले ये वायरल हुआ कि पाइपलाइन बिछाया गया है। ये सिर्फ मेरे कहने के बाद ही पाइपलाइन बिछाया गया। उनसे पहले उनको ये बात का समझ नहीं था कि हमें ये पाइपलाइन जो है पहले बिछाना चाहिए, या ये बिल्डिंग बनाने से पहले उनको जगह समझना चाहिए कि कौन सी जगह में घर बनना चाहिए और कितने किलोमीटर के दूर या कितने मीटर्स के दूर में डिस्टेंस है। वहां एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकती, एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकती। और जहां तक रहने वाले वहां के लोग हैं, मैं उनसे ये कह रही हूँ, आप आए सामने, सच बताएं कि उन्होंने कितने पैसे दिए हैं। और अगर ये बात सच्चाई सामने नहीं आ रहा है, मैं बार बार इस बात को एंड तक मैं बोलती रहूंगी कि जितने इनलीगल कंस्ट्रक्शन है या तो डेमोलिश हो जाए या गवर्नमेंट उसको खाली किया जाए। क्योंकि मुझे उनसे रहने वालों से दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सच बताएं कि हमने इतने पैसे दिए हैं। क्योंकि इनका काउंसलर कहता है और इनका सेक्रेटरी कहता है कि हमें कोई पैसे नहीं मिले। क्या ये सच है? अगर ये सच नहीं है तो आप सामने आके बात करें, तब हम उस पर बात करेंगे। अदरवाइज अगर वो सच नहीं बताएंगे और ये नहीं कहेंगे कि हमने इतने पैसे दिए हैं, तो मैं इस बात पे हमेशा एंड तक लड़ती रहूंगी। और जब तक म्युनिसिपल को टैक्स नहीं किया गया और म्युनिसिपल सारा फैसिलिटी उनको दे रहा है, क्या म्युनिसिपल उनको सपोर्ट कर रहा है या म्युनिसिपल का कोई अपना बेनिफिट है? एक तरफ म्युनिसिपल कहता है कि ना हमसे परमिशन लिया गया, ना हमने कोई परमिशन दिया गया, उसके बाद भी अगर म्युनिसिपल कर रहा है तो इसका मतलब म्युनिसिपल किसी दबाव में काम कर रहा है। इसके बाद भी आप मीडिया वालों को कोई सवाल करना है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस तरीके से फोंगीचों में आज के डेट पे जितने भी कंस्ट्रक्शन हुई है, उस सिलसिले में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितने भी वहाँ कंस्ट्रक्शन है, इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो या कंजेस्टेड कंस्ट्रक्शन हो, अगर कल कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाए कल को, तो वहां से अगर कोई बीमार भी हो जाए
या कहीं आग भी लग जाए तो वहां से 2 बंदों को निकलना बहुत मुश्किल है, चाहे वो मेडिकल का एम्बुलेंस हो या फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, उसके अंदर आना इतना मुश्किल है कि इतना कंजेस्टेड रास्ते में आप किस तरीके से सहूलियत दे सकोगे लोगों को। तो ये चीजें इन्होंने ये सोचा नहीं, बस जमीन को देना है और उससे पैसे कमाना है, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सोचने का। तो वो जहां तक पैसे की बात रही है, तो ये हिसाब तो हमें चाहिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आए, चाहे ये कमेटी आए, तो ये हमें हिसाब चाहिए। और जब तक ये हिसाब किताब नहीं होगा, ना तो मंदिर को दोबारा रिनोवेट किया जाएगा, ना इस कमेटी को हम दोबारा एक्सेप्ट किया जाएगा। तो मैं डीसी मैडम से ये कहना चाह रही हूँ कि आप इसके संज्ञान लें। आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं। आखिरी जो है आपने ये तमाम बातें कही है कि कैसे वायलेशन हुए हैं या कमेटी की मान्यता किसने दी है। हालांकि संरक्षक अगर डीसी है, डीसी महोदय है और एसी है, वो तमाम चीज़ों की रखवाली करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनके संज्ञान में रहा है अथवा नहीं, क्या ये जवाब आपको मिला है? इनके संज्ञान में है? तमाम मीटिंगें हुई या कमेटी फॉर्मेशन से पहले उनको इंटीमेशन देना कि कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है, जनरल बॉडी है, इलेक्शन होना है, ये तमाम एक प्रोसीजर होता है, बायलॉज भी होंगे हम आपके, तो क्या उनके संज्ञान में है? ये आपको मालूमात हुई है? इस विषय में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 2012 में ये बात मैंने चुग साहब से कही थी, जो एसी था यहाँ के, तो उनको मैंने बताया था, जो कि उनको पता ही नहीं था कि वो और डीसी जो है यहाँ के हमारे संरक्षक है, तो उनको पता नहीं था। जब मैंने उन्हें एप्लीकेशन दी कि सर यहाँ बहुत सारे लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो उनके ही हिसाब से यहाँ पे स्टे ऑर्डर दिया गया था। स्टे ऑर्डर के 10 दिन के बाद, 10-15 दिन के बाद में दोबारा से इन लोगों ने, जैसे मैं मेरा यहाँ भी रहना होता है, मेरे दिल्ली में भी रहना होता है, तो उस हिसाब से जब मैं दिल्ली गई तो उसके बाद में इनका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। जब मैं वापस आई तो पता लगा कि जो बिल्डिंग आधी अधूरी थी वो पूरी हो गई। उसके बाद बहुत टाइम तक मैं सिर्फ डिपार्टमेंट में ही लड़ती रही, जिनको मैं बोलती रही, मेरे पास सारे कागजात हैं कि मैं कब कब कौन कौन से साल में डिपार्टमेंट में ये बोलती रही कि इनके संरक्षक डिप्टी कमिश्नर होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बनाया है, और इस तरीके से मिसयूज हो रहा है मंदिर की प्रॉपर्टी को और मंदिर के फंड को। तो इनमें से किसी के ध्यान उस तरफ गया नहीं। लास्ट जब आंचीपक का डीसी था, तब मैंने उनको एक लेटर के साथ में पूरी फाइल दी थी, पूरी फाइल दी थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम, मैं देख लूंगा। उसके बाद उन्होंने ना तो कोई जवाब दिया, ना उस फाइल का आज तक पता नहीं है। चलिए, ये भी मैडम आपकी बात को समझ रहे हैं और ये जवाब भी आप दीजिए। सवाल हमारा है कि अभी जो बुद्धिस्ट यहाँ के बासिंदे हैं, परिवार वाले हैं जो अभी इस वक्त में यहाँ मौजूद है अंडमान निकोबार में, और खास करके ये बुद्धिस्ट जो टेम्पल है होंगचन, अब उसकी संरक्षण, और आप इस वक्त क्या चाह रही है? वह लोग जो बसे हुए हैं बरसों से, अब क्या इनको हटाने का है या फिर आप क्या चाह रही है? ये जरा साफ करेंगे। सर, मैं बिल्कुल इस बात से आपके वाकिफ रखती हूँ कि मैं वहाँ रहने वालों को कोई भी तरीके से मैं दिक्कत या परेशान करना नहीं चाहती हूँ। तो जितने भी लोग वहाँ रहते हैं, मैं उनको किसी को परेशान करना नहीं चाहती हूँ। बस ये इतना ज़रूर चाहती हूँ कि जितने भी वहाँ लोग रहते हैं, वो सबसे पहले जिस जगह रहते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हम मंदिर की प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं। ये कोई उनका अपना प्रॉपर्टी है नहीं। और जो लीज पे दिया गया है या रेंट पे दिया गया है या सेल किया गया है, उनको ये नहीं समझना चाहिए कि ये इनकी अपनी प्रॉपर्टी है। अगर लीज पे दिया है तो वो बाकायदा हर साल या 21 महीने ऐसे लीज का टाइम पीरियड होता है, अगर उनके पास वो दस्तावेज है कि वो रिपीट किया गया है, पूरे जब से रहते हैं तब तक आज तक उनके पास में रेंट का कोई स्लिप है, तो हम
उस पर कुछ भी बात नहीं करना चाहेंगे। जो एक्सेप्ट होगा वो गवर्नमेंट की तरफ से हम एक्सेप्ट करेंगे, बट जिन्होंने कोई भी पैसे नहीं दिए हो और उसके बाद भी वो रह रहे हैं, डेफिनेटली मैं उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ और मैं आखिरी दम तक करती रहूंगी। और जितने कमर्शियल बिल्डिंग बने हैं वो किस आवेज पे बने हैं, किस वजह से बने हुए हैं। कमर्शियल लोग बने हैं, अपने घर बन गया, उनका बिजनेस बन गया, हमारा मंदिर तो खराब हो गया, मंदिर तो खत्म हो गया। या तो वो सब मिलके हमारे साथ मंदिर का निर्माण करें, लेकिन उसमें कोई भी पार्टी और कोई भी पॉलिटिकल चीजें नहीं आनी चाहिए, जिसमें कि काउंसलर तो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज काउंसलर का काम है अपना काम करे मंदिर से रिलेटेड। आज अगर काउंसलर उस काम के लिए वो हमारे बीच में कहता है कि मैं बनवा दूंगा, हालांकि जिस तरीके से उसने एक बार मुझे फोन पे ये बात कही भी, मैंने उनको फोन भी किया था, तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ, आपका इच्छा क्या है? तो मैंने कहा मेरा इच्छा है मंदिर बनाना। तो उसने कहा कि हम मिलके बनाते हैं ना। तो वो कौन होता है मुझसे ये पूछने वाला कि हम मिलके बनाते हैं? तो वो सिर्फ वोट बैंक बना रहा है अपना, होंगीचों को लोगों को लेकर के वो सिर्फ अपना वोट बैंक बना रहा है। मैंने ये ना तो कोई पॉलिटिक्स करना है, ना इसमें राजनीति चाहिए, ना मुझे ये कहना है कि वो बनाता है। हमारे बुद्धिस्ट के जितने कमेटी डिसॉल्व करे, हिसाब दे, हमारे जितने बर्मीज लोग हैं, जितने हमारे पेरेंट्स ने इनके लिए जान दी है, लड़ाई की है, इन सब को वापस बुलाए और उनसे बात करें, हिसाब किताब दे, हम मंदिर का निर्माण करेंगे। इस बीच अगर काउंसलर कहता है कि मैं बनाऊंगा, हम इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये हमारा अपना, अगर आप लोग तैयार हैं तो बताइए, क्योंकि हम लोगों को अपना मंदिर अपने तरीके से बनाना है, ना कि किसी काउंसलर के भरोसे। काउंसलर का काम होता है बिजली पानी रोड देखना, ना कि हमारा कमेटी में आके इंटरफेयर करना। मैम नमस्कार। नमस्कार मैं अब्दुल रहमान अंडमान आज तक से। जी। मेरा सवाल ये है मैम, होंगी चांद जो है वो अभी 5 साल या 10 साल में नहीं बसा हुआ। बिल्कुल नहीं। इसमें जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन है, वो अब सैकड़ों पार हो चुका है। जब ये एंक्रोचमेंट हो रहा था, जब ये जमीन बिक रहा था या जो भी है, तब उस समय आप लोग कहाँ पे थे? आप इतने दिन खामोश क्यों रहे? रहमान जी, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो आपने कहा इंक्रोचमेंट, ये इंक्रोचमेंट नहीं है, दिस इज नॉट इंक्रोचमेंट। ये मंदिर की प्रॉपर्टी है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ऑल ओवर इंडिया के लिए एक जजमेंट दिया था कि मंदिर का जमीन का मालिक भगवान है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, अदरवाइज हिंदू हो या जैनी हो, व्हाटएवर, कोई भी, तो उसका मालिक भगवान ही होता है उस जमीन का, और उसका प्रीस्ट सिर्फ उसको देखभाल कर सकता है, और जो कमेटी है, संचालक है, वो सिर्फ उनको संचालक कर सकता है, ना कि वो बेच सकता है, ना वो लीज पे दे सकता है, ना ही वो किसी को कमिटमेंट कर सकता है कि ये जमीन मैं आपको दे रहा हूं, जब तक कि कमेटी का मेजोरिटी नहीं होता, पूरे सर्वसम्मति से पास नहीं होता। ठीक है, अब जहां तक कह रहे हो आ रहे हो, अब इतने साल कहाँ थे? 2012 से ये लड़ाई शुरू की, उसके पहले हमारे मदर फादर, उन लोगों ने, सबने, हमारे पेरेंट्स ने, जितने हम लोग हैं, सबके पेरेंट्स ने इस बात के लिए लड़ाई लड़ी थी, बट हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहरा गूंगा दोनों है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन गूंगा भी है, बहरा भी है। उनको समझ में नहीं आता कि हमारी छोटी सी कम्युनिटी है, कि इनको, हालांकि उनको इनका संरक्षण बनाया गया है, बट उन्होंने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। मैं लिखती रही, बट इन लोगों को कभी ये फर्क नहीं पड़ा कि इस पे कोई संज्ञान ले। अब मैं कल दोबारा डीसी मैडम के पास जाऊंगी और उनको याद दिलाऊंगी कि मैडम ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप इस पे संज्ञान करें। मैम एक सवाल और है मैम, जी अभी जो आपका बर्मीज बुद्धिस्ट मिशन का जो कमेटी है, जी, उसमें बर्मीज लोग कितने लोग हैं, उसमें जो कमेटी मेंबर्स हैं अभी? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने बोला कि बर्मीज लोग कितने हैं। आपको मैं बता दूं कि जब प्री 42 के बाद में बहुत सारे बर्मीज फैमिली
जो है यहाँ से बर्मा 60s में बर्मा लोग यहाँ से रंगून के लिए गए थे। और बहुत लोगों का फैमिली जो है, जैसे मेरी मदर बर्मीज है, माय फादर पंजाबी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी फैमिली है जो कि नॉन बुद्धिस्ट से शादी हुई, तो उनका परिवार अंडमान रह गया और जिनको अंडमान से जाना था वो लोग चले गए। अब लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग यहाँ काफी तादाद में है जो कि आइलैंड्स में है, हडबे में, मायाबंदर में, डिगलीपुर में, बहुत सारे बर्मीज, हैवलॉक में है, नील में भी है। तो क्या आप ये चाहते हो कि ये मुद्दे को हम सारे आइलैंड के लोग मिलकर के मुद्दे उठाए? हाँ, बर्मा नाला में भी लोग हैं, मतलब काफी है। ये सब देखिए बर्मीज नाम से है, मेमियो। मेमियो एक बर्मीज बुद्धिस्ट का जगह है। जितने आपको ये बर्मीज नाम दिख रहे हैं, आप ये सब सोचिए कि उस टाइम पे यहाँ बर्मीज की तादाद कितने हैं। आज यहाँ जितने लोकल दिख रहे हैं ये बर्मीज के बाद आए हैं। देखा जाए तो ये आइलैंड बर्मीज लोगों का है। उसके बाद भी आज हमारी अपनी कोई पहचान इन लोगों ने खत्म कर दिया हमारा मंदिर को। आज ये मेमियो में क्यों नहीं पैर रख रहे, मायाबंदर में क्यों नहीं पैर रख रहे? क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। कोई इनलीगल कंस्ट्रक्शन हमारा आज तक मेमियो में नहीं हुआ। और प्रीस्ट की बात जहां तक रही है, मैं रहमान जी आपको बताना चाह रही हूँ कि सबसे पहला प्रीस्ट हमारा जो मेन होता है बुद्ध गाया से जो भी प्रीस्ट आया था, सबसे पहला जीना वोंसा जो आसामी था। उसके बाद एक और था, जनप्रिया। जनप्रिया अरुणाचल का था। अब जो आया है ये छोटे छोटे उम्र के आते हैं, इनको कोई नॉलेज होता नहीं है आइलैंड में क्या चलता है। इन्होंने कभी मायाबंदर नहीं गया, इन्होंने कभी, और वो न्यूज में जैसे कह रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे नहीं आया है मंदिर में। मैं आपको उसके सारे फोटोग्राफ्स और एविडेंस दे दूंगी कि हम लोग शुरू शुरू बुलाते थे, जब इनको लगा कि हम इनको इनके बारे में पूछ रहे हैं, पोंगी चौं के बारे में क्या चल रहा है, तो इन्होंने जो सो कॉल कमेटी जो साउथ इंडियन रवि ने किया है, रवि की थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने पहले भी बताई थी। वो जो है एक कुक था। कुक कैसे बन सकता है? किसी ने कहा कि जब चाय वाला ये बन सकता है, पीएम बन सकता है, तो कुक क्यों नहीं सेक्रेटरी बन सकता है? ये बात मुझे किसी ने पूछी। बिल्कुल बन सकता है, बाकायदा उसको बुद्धिस्ट होना चाहिए। वो बुद्धिस्ट नहीं है। अभी मैं एक बुद्धिस्ट हूँ, आप एक मुसलमान हैं, आप कोई एक दूसरे जाति के हैं। क्या हम आपके जाति पे जाके क्या किसी जगह आकर के उसके कमेटी पे इंटरफेयर कर सकते हैं? आप बताइए। नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना। तो ये क्यों हमारी कमेटी में आके इंटरफेयर कर रहा है? किसने इसे परमिशन दी है? मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मैम। आप बताइए सर। में कितने लोग परमिट हैं? बिल्कुल भी नहीं है, मेरे ख्याल से एक है, मैम सिर्फ एक फैमिली है, मुझे भी नहीं पता। वो मेंबर है राजू, वो राजू है ना नाम का, वो मेंबर है या किसी पोजीशन को होल्ड करता है। सबके सब साउथ इंडियन है। सवाल यही है मैडम, आप लोग इतने लोग हैं, आपका कमेटी है जी, और आपके कमेटी में आपके लोग ही नहीं है जी। क्या वजह है मैम? क्यों दूर क्यों है कमेटी? हम दूर नहीं है, हमें कभी बताया नहीं जाता, और जब हम पूछते हैं तो वहां पे एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है। अब लास्ट टाइम हम मीटिंग में बात करने गए कि हमारे बुद्धिस्टों को क्यों नहीं लिया गया, हमारी गाड़ी खराब कर दी गई, हमसे झगड़ा किया गया। वो बात कभी वो मीटिंग कंप्लीट होने नहीं दे रहा, उसमें श्रेय जाता है आपका काउंसलर को। मैं नाम के साथ बोल रही हूँ, आपका काउंसलर को श्रेय जाता है क्योंकि उन्होंने ही ये काम किया। अब बताइए, जब हमारे आज मुझे अपना मंदिर छोड़ करके एक पब्लिक प्लेस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मुद्दा क्या है? अगर यही प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम पोंगी चौं के अंदर करते तो ये भी कंप्लीट होने नहीं दिया जाता। तो हमारे इसमें बुद्धिस्ट कोई है ही नहीं। और कोई क्वेश्चन? यस। तो मैडम ऐसा है कि अभी आपने कुछ समय पहले यही स्टेटमेंट किया था कि जिनके पास वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी। बिल्कुल करूंगा। हालांकि जब उन्होंने घर बनाया तो आपका ये, इसका कहने का मतलब ये है कि आप उनका घर तुड़वाना चाह रही हैं? नहीं, मैं किसी का घर नहीं तुड़वाना चाह रही हूँ, बट मैं ये जरूर चाह रही हूँ कि जितने भी पैसे उन्होंने दिया है, क्योंकि वहां पे एक ऐसा माहौल हो गया ना, जैसे एक गुंडागिर्दी वाला माहौल हो गया।
ऐसे लग रहे हैं कि अगर मैं बताऊंगा तो मैं मार दूंगा, क्योंकि मेरे पास उसका पुख्ता सबूत है मेरे फोन पे। जहां जरूरत होगी मैं उसको जरूर प्रोवाइड कराऊंगी डिपार्टमेंट को। वहां के बंदे कहते हैं कि हमने इतने पैसे दिए हैं, लेकिन हम सामने आके बोल नहीं सकते, बिकॉज अगर बोलेंगे तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। मेरे पास पुख्ता सबूत है, 100% पुख्ता सबूत है। और मुझे किसी का घर तोड़वाने से क्या मिलेगा? वहां रहने वाले लोगों से मेरा कोई आपत्ति नहीं है या मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बट ये है जो रहने वाले हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ, जब आपको सुविधा मिल रही है डिपार्टमेंट से, म्युनिसिपल से, सब जगह से सुविधा मिल रही है, तो आप मंदिर को कंस्ट्रक्शन में क्यों नहीं हमारी मदद करते? तो आपका मेन उद्देश्य क्या है? मेरा मेन उद्देश्य हमारा मंदिर जैसा था वैसे बनना है, जो कि जितना बड़ा उन लोगों ने अपना फ्लोर बनाया है, क्योंकि हमारे बर्मीज में ये कहा जाता है कि मंदिर जो है बिल्डिंग से ऊपर होना चाहिए, बिल्डिंग जो है मंदिर से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये हमारा गुंबद गुंबद जो होता है, ये हमारा बर्मीज में कहा गया है बरगोड़ा, पगोड़ा जो है हमेशा घर से ऊपर होना चाहिए। अगर जितने, हाँ, जितने बड़ा घर बना है या तो वो ऊपर उस घर से ऊपर बनाए, वरना मैं कार्रवाई बराबर करूंगी। मेरे आखिरी सांस तक मैं लड़ती रहूंगी इस बारे में। तो इसका निवारण कैसे निकलेगा? ये तो वहाँ के लोगों की दिक्कत तो है नहीं। हाँ, तो ये लोगों का दिक्कत नहीं है। लोगों के साथ बैठ के बात करना चाहिए हमें, क्योंकि लोगों का दिमाग में ये है, जब भी मैं वहां किसी वजह से या इनसे बात करने जाऊं तो ये पब्लिसिटी किया जाता है कि वो सुनीता छाबरा आ रही है, सबका बिल्डिंग तोड़वाने आ रहे हैं। मुझ पे ऐसे बदनामी का इल्जाम लगाया गया, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम, ये तो पिछले एक इंटरव्यू में जहाँ नियामत जी थे, तो वहाँ पर उन्होंने ये भी बताया था, उसके साथ लेडी थी, उन्होंने बताया था कि आपको पिछले बार आप मीटिंग करने गए थे तो आपको वहाँ से मार के भगाया भी था। मुझे नहीं लगता अंडमान में किसी के अंदर इतने दम है जो ये बात करे। शायद आपने भी देखा होगा वो इंटरव्यू। हाँ, वो जो लोग थे, मैं उनके बारे में ये बता दूं, और उनका पूरा लिस्ट मैंने दिया, जो बंदे इन काउंसलर ने खड़ा कर रखा है। एक पोक्सो केस में था, एक रवि का बेटा था, और वो लेडी शराब बिक्री करने वाली थी। ये कंफर्म है, अगर मैं झूठ बोलूं तो आप अबरडीन थाना में जो भी एसएचओ है, मैं आपको केस नंबर दे देती हूँ, आप पता कर लीजिए। अरे आदमी खड़ा करे तो ऐसे आदमी को खड़ा करो ना जिसपे कोई लांछन ना हो। आप ये बताएं, ये अब मैं इतनी छोटी सी बात के लिए उनसे ये लड़ने तो नहीं जाऊंगी। लेकिन म्यूनसिपल को आपने पत्र लिखा, जवाब म्यूनसिपल ने क्या दिया इस संदर्भ में? मैंने सर बताया जरा है, बताएं। मैंने म्युनिसिपल को जब पत्र लिखा था तो म्युनिसिपल ने मुझे यही जवाब दिया। म्युनिसिपल का पेपर निकालना, म्युनिसिपल ने मुझे ये जवाब दिया है, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ना तो उन्होंने कोई एक और लेटर भी उनके पास गया हुआ है कि कितने 92 में कितने घर थे और आज कितने घर है। उस टाइम पे घर जो है 200 के अराउंड, और आज जो है 500, 497, 500 क्रॉस है। तो और रवि का ये कहना है, रवि जो सो कॉल कमेटी का सेक्रेटरी बोल रहा है, जो हमारा वहां का कुक था, वो कहता है कि हमने 92 के बाद में कोई जमीन 1 इंच बेचा नहीं। तो अपने बाबा का घर से तो लाया नहीं था जमीन बेचने के लिए, है ना? तो अपने घर से लाया नहीं था मंदिर का जमीन को बेचने के लिए या लीज पे देने के लिए। और लीज आप बताइए कि 99 ईयर्स का लीज तो होता नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तो है नहीं। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहूंगा, ये तमाम चर्चा जो हो रही है, आप बता रहे हैं लीज में दिया, उन्होंने कहा, आप उस सो कॉल्ड कमेटी कह रहे हैं, सो कॉल्ड कमेटी ने जमीन लीज में दिया, रेंट पे चला रहे हैं। लेकिन अगर कानूनी नजर से देखा जाए तो कानून ये कहता है कि जिस कमेटी को मान्यता ही नहीं है, किसी ने अप्रूवल अगर नहीं दिया हुआ, तो वो दान भी करे तो भी उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर वो अनाज दान कर रहा हो
तब भी उससे कोर्ट ये जरूर पूछेगा कि कि कहाँ भाई से किस दान कर अधिकार रहे से हो। आप उनके प्रॉपर्टी से अनाज दान कर रहे हैं। बिल्कुल सही, वो अच्छा बिल्कुल सही। किया हो या गलत किया हो, या आप इस पे क्या कहेंगे कि अगर आप बोल रहे हैं कमेटी को मान्यता दी गई नहीं दी गई संशय है और ये सोकल्ड कमेटी है, तो इन्होंने जो भी किया वो तो सब के सब गलत ही है। बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। लेकिन उसके बाद भी उनको सपोर्ट कौन कर रहा है वो आप एडमिनिस्ट्रेशन से पता कीजिए। जब जब अभी फिलहाल कुछ मेरे लेटर के आप बाद ये कुछ क्यों नहीं इंक्वायरी जानना हुई है। चाहते? आपने डीसी को संज्ञान में लाया और साथ में आपने पूछा क्या कि ये उनको वैधानिक मान्यता दी गई थी अथवा नहीं दी गई थी, और आपके संज्ञान में है अथवा नहीं है, ये सर जानकारी मैंने है आपके पास? पिछले महीने 19 तारीख को डीसी मैडम को एक लेटर दी थी। डीसी मैडम ने सिर्फ अपना एक कलम बढ़ा करके उन्होंने तहसीलदार को लेटर दे दी। तो तहसीलदार अब रिपोर्ट बनाएगा, ये करेगा, क्योंकि ये हालांकि ये सारा काम डीसी मैडम के अंडर आना चाहिए। ठीक है, उन्होंने इतने सारे जगह पे अपना लेटर घुमा दिया कि पहले तो उन्होंने एसी को दिया, एसी के बाद वो, क्योंकि मैं कंटिन्यू उसको फॉलो कर रही हूँ, उस लेटर को फॉलो अप कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने लेटर देके छोड़ दिया, मेरे पास उसकी रिपोर्ट्स भी हैं। तो उन्होंने वहां से एसी के पास से वहां तहसीलदार के पास गया, तहसीलदार ने पटवारी को दिया, पटवारी इंक्वायरी के लिए पुंगी चौक गया भी था। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब सिर्फ एक जगह लेटर देके चुप है, मैं हर लेटर के साथ घूमती हूँ। आखिरी सवाल, आपका अगला कदम क्या रहेगा? सर मैं जरूर डीसी से एक बार मिलना चाहूंगी, कल या परसों जब भी मिलना चाहूंगी, और मिलकर उनसे पूछूंगी कि मैडम ये आपका जिम्मेदारी है और आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर उनका रवैया हमारे तरफ पॉजिटिव होता है हमारे बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट मिशन के लिए, अदरवाइज नहीं तो मैं मुझे लास्ट यही करना होगा कि जितने भी आइलैंड्स में हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं सबको बुलाऊंगी और फिर उसके बाद में यहाँ पे एक धरना होगा, जो कि बुद्धिस्ट का बहुत बड़ा धरना पहली बार होगा। थैंक यू।